हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राचीन होने वाली सिया मैं प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। गाइस, आप लोग इन्वेंट्री से क्या समझते हो? इन्वेंट्रीज का मतलब ऐसा रॉ मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स जो कि हेल्ड फॉर सेल है, मतलब जिसको हमने रखा ही इसलिए ताकि हम उसको सेल कर सके। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। आगे बढ़ते अब हम लोग थोड़ा सा मीनिंग पे चलते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज आर द असेट हेल्ड बाय द इंटरप्राइज फॉर, इंटरप्राइज काय की लिस्ट को हेल्ड करती है फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब रोज के बिजनेस के लिए अगर हम कोई एसेट को संभाल के रखे हैं और रोज रोज सेल करने के बारे में सोचते हैं तो उसको हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। ये WIP भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है और रॉ मटेरियल भी हो सकता है। इसका अच्छा सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, FG प्लस WIP प्लस रॉ मटेरियल इक्वल्स टू इन्वेंट्री। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, इसको कैसे वैल्यू किया जाए? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो जो उसका कॉस्ट है या फिर जो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम होगा हम लोग उसको वैसे ही वैल्यू करते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, stock in trade and finished goods always valued at cost. If NRV is lower than cost, then value at NRV. इसका क्या मतलब हुआ? यही हुआ, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा उस पे ही करेंगे। सेम है यहाँ पर भी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी और रॉ मटेरियल का देख लेते हैं। अब देखो, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल डिपेंड करेगा कि आप फिनिश गुड्स को कैसे वैल्यू करते हो। ठीक है, तो देखो इसमें दिया हुआ वैल्यू एट कॉस्ट, वैल्यू एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर आप फिनिश गुड्स को NRV रखोगे तो इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट रखोगे तो इसको भी कॉस्ट रखना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपके कस्टमर ने आपको कुछ स्पेसिफिकली बताया कि हमको ये वाला इंग्रेडिएंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने बनवाया केक, केक बनवाते समय आपने बोला कि मुझे ना चॉकलेट केक चाहिए विथ वाइट क्रीम एंड जेली अबव, एंड ऐसे से करके आप कुछ कुछ अपना स्पेसिमेन बताया कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो आपकी हो सकता है कि उनके यहाँ जो जनरली केक बनता होगा, कस्टमाइज केक या स्टैंडर्ड केक उनके यहाँ जो बनता होगा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में, उसमें वो लोग ये वाला कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं करते होंगे, बट वो आपके लिए तो कर रहे हैं ना। तो वो क्या हुआ? कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री। कस्टमर ने कहा, दैट इज द रीजन वी हैव इनपुट इट। आप कार रिपेयरिंग के लिए जाते हो, कार रिपेयरिंग में आपके यहाँ स्पेयर पार्ट्स वगैरह लग जाते हैं, तो वो तो स्पेसिफिकली आपकी कार पे लग रहे हैं ना, तो वो कस्टमर स्पेसिफिक इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो वैल्यू एट कॉस्ट करेंगे अगर फाइनेंशियली फिट है, हमारा कस्टमर जो है वो फाइनेंशियली फिट है और अब वो पैसे दे देगा तो हम उसको कॉस्ट पे रखेंगे। बट अगर वो कस्टमर जो है उसके पास लिक्विडिटी क्राइसिस है, मतलब वो पैसे नहीं देने वाला, कैश नहीं है उसके पास, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इसको जीरो वैल्यू करेंगे। ठीक है, जीरो वैल्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। स्पेशल नोट्स है जो हमको ध्यान देने चाहिए। फर्स्टली, कॉस्ट और NRV ईच आइटम शैल बी कंसीडर सेपरेटली। दोनों को हमको अलग अलग बताना पड़ेगा, सेपरेटली बताना पड़ेगा। ठीक है, बट एक्सेप्ट जब उसके जैसे सिमिलर उसके अलावा हम रख सकते हैं, मतलब अगर ये लोग इंटरचेंजेबल नेचर के हैं तब हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे NRV इज कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट। कब कब हम लोग NRV पे वैल्यू करेंगे ही करेंगे? जब वो फिजिकली डैमेज हो गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉ मटेरियल A खरीद के लाया 10 रुपीज में, अब वो हो गया डैमेज, तो क्या आप मार्केट में जाके ये बोलोगे कि मेरे को ना मेरा रॉ मटेरियल 1 चाहिए, A चाहिए डैमेज वाला, और उसका मैं कॉस्ट निकालूंगी और उसके बाद फिर NRV करूंगी और फिर उसके कंपेयर करूंगी? इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज डैमेज सामान मार्केट में नहीं मिलता है। डैमेज हो गया, स्लो मूविंग इन्वेंट्री है। स्लो मूविंग इन्वेंट्री का मतलब है
कि वो इन्वेंट्री जो बहुत स्लो चलती है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी आपने कभी ऐसे सुना है कि ज्वेलरी अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1,000 की खरीद के लाई तो मैं 1,000 में ही सेल करूंगी? कभी नहीं। हमेशा ज्वेलरी एनआरवी पे ही सेल होती है, बिकॉज वो स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, उसका मार्केट प्राइस चेंज होगा तभी तो फायदा होगा कि नहीं होगा, तो उसको कॉस्ट पे रख के कैसे करोगे आप? ठीक है, तो दैट इज द रीजन उसको अपन एनआरवी पे लेते हैं। डैमेज सामान का भी एनआरवी लेते हैं क्योंकि डैमेज सामान हम लोग ने बना लिया है अभी इसको डैमेज करके, और वैसा कोई असली का सामान मिलता ही नहीं मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज कॉस्ट इन प्रोडक्शन। कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया, आपका कॉस्ट अचानक से बढ़ गया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का, तब हम लोग को एनआरवी पे ही लेना पड़ता है, क्योंकि अभी हमको जो पड़ रहा है उसी में तो हम सेल करेंगे ना। सोचो ना, आप कोई चीज को जब आपको कॉस्ट पे वो चीज पड़ नहीं रही है तो आप कैसे सेल कर दोगे उसमें? ठीक है, या फिर सेलिंग प्राइस कम हो जाता है तब भी हम लोग एनआरवी ही लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जब और सिर्फ एनआरवी लेती है, एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कब एनआरवी ले सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी कैसे निकालते हैं? आप सोचोगे मैम डब्ल्यूआईपी मतलब तो वो सामान जिसमें हम रॉ मटेरियल के लिए डाल चुके हैं बट वो फिनिश कुछ नहीं बना अभी, मतलब वो कहीं बीच में है, वो है डब्ल्यूआईपी। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रोड ब्रिजेस। जो हमारे रोड ब्रिजेस होते हैं वो जब कंस्ट्रक्शन होते रहता है उनका, तो वो लोग क्या होते हैं? डब्ल्यूआईपी। बहुत साल तक कंस्ट्रक्शन चलता है रोड पे, हम बहुत परेशान रहते हैं क्यों चल रहा है क्यों चल रहा है। ठीक है, तब कंस्ट्रक्शन पीरियड में वो डब्ल्यूआईपी स्टेज पे होता है। जब वो ब्रिज पूरी तरीके से बन जाएगा तब उसको फिनिश गुड्स बोलेंगे। जब तक नहीं बना है पूरा तरीके से, कंस्ट्रक्शन रोज 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 हो रहा है, तो वो डब्ल्यूआईपी में रहेगा। ठीक है, अब अपन इसका वैल्यूएशन सीखते हैं कि इसको वैल्यू कैसे करेंगे आखिर हम लोग। इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स लिखेंगे। जो अगर अपन फिनिश गुड्स को सेल करेंगे तो अपन को कुछ पैसे मिलने वाले हैं ना, तो जो पैसे हम लोग को मिलेंगे उसको लिखेंगे सबसे पहले। उसमें से माइनस करेंगे सेलिंग कॉस्ट, मतलब मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, मतलब बेचने के लिए जो खर्चा हुआ, जैसे सेल्समैन को बोले या एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या मार्केटिंग कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो भी रहती हैं उनको अपन को डिडक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब मैम मतलब जो अपन समझ लो आपको बनाना है, हमेशा की तरह फेमस एग्जांपल केक का लेते हैं। आपने केक बनाने के लिए क्या सोचा कि मैं ना आटा लूंगी, चॉकलेट पाउडर लूंगी, शुगर लूंगी, बेकिंग पाउडर लूंगी और एक्सेट्रा चीजें लेके एक बैटर बनाऊंगी। जो बैटर है उसको मैं कुकर पे डालूंगी, तो आपकी जो बैटर बनाने की कॉस्ट है और जो कुकर में डालने के बाद माइक्रोवेव में डालने के बाद जो कॉस्ट लग रही है, ये सारी कन्वर्जन कॉस्ट हुई। अभी तक उनका कोई फॉर्म नहीं था, वो फॉर्म से केक बन गए, अब वो एक केक की शेप में आ चुका है चीज। ठीक है, जब आप माइक्रो से निकालोगे, जब आप कुकर से निकालोगे, तब तक वो एक शेप ले चुका रहेगा केक का। तो ये आपने आटा से जो ये केक बनाया है, ये केक को कन्वर्ट करने के लिए आपको गैस लगा, आपको फ्लोर लगा, शुगर लगा, चॉकलेट पाउडर लगा, बेकिंग पाउडर लगा, तो सबकी कॉस्ट होगी, तो वो सब आपको लेना है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, कन्वर्ट करने की कॉस्ट लेना है मेनली हमको यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी, मतलब डब्ल्यूआईपी का एनआरवी आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। देन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अभी अपन डब्ल्यूआईपी का तो सीख गए, अब इन्वेंट्री का निकालते कैसे निकालोगे। ये एग्जाम में आता है इसके क्वेश्चन, बहुत इजी रहते हैं इसके क्वेश्चंस, मस्ट अटेंड। ठीक, देखो सबसे पहले इन्वेंट्री में क्या क्या कंसिस्ट होता है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, ये चार चीज इंक्लूड करके हमारी इन्वेंट्री बनती है। रॉ मटेरियल में क्या आएगा, हमने कोई सामान रॉ मटेरियल खरीद के लाया, हम लोग केक का एग्जांपल ले रहे हैं अभी, तो उस एग्जांपल में हम आटा खरीद के लाए, तो ये आटा का कॉस्ट हुआ हमारे फ्लोर का। उसमें हम लोग ऐड करेंगे वो वाले टैक्सेस जो रिफंड नहीं होने वाले। रिफंड और नॉन रिफंड क्यों होता है पता है, बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी में आईटीसी मिल जाती तो वो रिफंडेबल टाइप का हो जाता है ना, और नॉन रिफंडेबल मतलब जिसमें आईटीसी वगैरह नहीं मिलता है। जैसे कि एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक्साइज लग गया इसमें। ठीक है, फिर कैरियज लगेगा, मतलब वही रिक्शा ऑटो का खर्चा हमारा, तो ऑटो का खर्चा लग गया हमारा।
फिर क्लियरिंग एजेंट, मतलब अगर अपन कस्टम से मंगाते हैं, मतलब बाहर से, तो क्लियरिंग का भी खर्चा लगता है, तो उस समय जो खर्चा लगता है वो ड्यूटी लगती है, तो वो इस सारे को ऐड करोगे तब जाके तो आपकी फाइनल कॉस्ट बनेगी ना, तो ये आपकी फाइनल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई। तो जैसे आपने आटा खरीदा 100 रुपीज का, उसमें आपको एक्साइज ड्यूटी पी के 10 रुपीज की। अभी के लिए ऑफेंड मत होना कि मैम जीएसटी आ गया, आप एक्साइज क्यों ले रहे हो, एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। देन रिक्शे का आपका लगा 15 रुपीज, और ड्यूटी आपने 5 रुपए पे की, तो टोटल आपका कितने रुपए का आटा हो गया। आज की डेट में आटा आप जाओगे खरीदने तो कितने रुपए का आएगा, 130 का। आप नहीं बोल सकते कि मैंने 100 रुपीज का खरीदा है, नो, आपको ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो अब आपका आटे का कॉस्ट जो है वो 130 है। ये आपके आटे का कॉस्ट है, ये आपके रॉ मटेरियल है, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें कुछ स्पेशल नोट्स दिए हुए, बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो कि एकदम ट्रिकी, मतलब क्वेश्चंस इसमें से आते हैं तो ये नोट्स में से ही आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ट्रेड डिस्काउंट इज एडजस्टेड इन परचेसिंग प्राइस। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका इफेक्ट लेना है यहाँ पर, ठीक है। फिर कैश डिस्काउंट जो रहेगा उसको हमेशा पीएल में डालते हैं, पीएल में जाता है, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट क्यों होता है, इसका लॉजिक आपको 11वीं 12वीं का पता होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार ब्रशअप करवा देती हूँ। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग क्रेडिट पीरियड को कम करना चाहते हैं, और क्रेडिट पीरियड को कम करने के लिए हम तुरंत तुरंत डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको इतना रुपए डिस्काउंट मिलेगा, ताकि हमको जल्द से जल्द पेमेंट मिल जाए, ठीक है। देन वॉचमैन का कोई सैलरी, वेयर हाउस का अगर कोई रेंट, ये सारे चीजें जो रहती है वो पीएल में जाती है, आपको यहाँ इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्यों ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दिस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज द रीजन वो पीएल में जा रहे हैं, ठीक। लेबर कॉस्ट जो रहती है हमेशा वो एक्चुअल लेता है। अगर 10 रुपए आपने लेबर को पर घंटे के हिसाब से पे किए हैं, तो वो एक्चुअली आप लेके एक्चुअली वाला लेंगे, ठीक है। अब आता है ओवरहेड। ओवर द हेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हमारे ऊपर से लगते हैं, वेरिएबल हो गया, फिक्स्ड हो गया, दो टाइप के ओवरहेड होते हैं। अब आप फाइनल में आ चुके हो, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब ये सारी बेसिक चीजें पता होगी। तो देखो, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल बेसिस में लेते हैं, जो हुआ वो ले लो, 5 रुपए हुआ ले लो, 10 रुपए हुआ ले लो, 15 रुपए लेगा, जो होगा लेते जाओ बस। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड, बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पर हम लोग हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं। अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है कि मैं 100 टन बना सकता हूँ, और अभी एक्चुअली आप 80 टन बना रहे हो, या 120 टन बना रहे हो बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग वट एवर, ठीक है, तो उस केस में आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस हम लेंगे 100 टन के ऊपर, जो हमारा कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी, ना कि यूटिलाइज वन। आपने इतना यूटिलाइज किया या फिर आपने इतना यूटिलाइज किया, नन ऑफ आवर बिजनेस। हम आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है 100 टन की, उसके हिसाब से ही फिक्स्ड को लेंगे, बिकॉज हम वैसे ही अलॉटमेंट करते अपने फिक्स खर्चों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल, अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में था नॉर्मल से ज्यादा है, तो उस केस में हम एक्चुअल के हिसाब से लेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 100 थी और आपने 80 बनाया, वेरी गुड, आप 100 पे लोगे। बट अगर आपने 120 बना दिया, तो उस केस में हम लोग 120 के हिसाब से लेंगे। मतलब हमेशा याद रखना, विच एवर इज हायर, 80, ये क्या था एक्चुअल, ये यूटिलाइज, आपने इतना यूटिलाइज किया, कौन सा लोगे मैम, 100 और 120 में कौन सा लोगे मैम, 120, वेरी गुड, हमेशा हायर वाला लेना है। लेट्स मूव फर्दर। अदर कॉस्ट को कैसे लेंगे, अदर कॉस्ट को अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिजाइन है, तो वो
specific design and specialization cost in order to bring its stable condition to capitalize. अच्छा, अगर आपकी कोई मशीनरी है, उस मशीनरी को आपको एक प्रॉपर प्लेस में रखने के लिए आपकी इंटीरियर डेकोरेट करवाना पड़ेगा। मैम कुछ भी बोलते हो, मशीन को रखने के लिए कौन सा इंटीरियर लगता है वो एक सेफ प्लेस हो, ज्यादा वहां का टेम्परेचर ना हो, इवनली बहुत सारी मशीन्स को टेम्परेचर के हिसाब से रखना पड़ता है। मेरे भैया की शॉप है प्रिंटिंग की, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एयर कंडीशन में रखते हैं इस मशीन को, हम लोग गर्मी में बैठते हैं। इन द सेंस उनके यहाँ जो प्रिंटर्स लगे हुए हैं उनके शॉप में, वो सारे प्रिंटर एसी में लगे हुए, फुल ऑन एयर कंडीशन रूम में, और भैया लोग भले गर्मी में बैठ सकते हैं क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर की जरूरत नहीं, बट मशीनरी को है। तो अगर आपने कोई भी मशीनरी के लिए स्पेशली एयर कंडीशन लगाया है या फिर कुछ और भी किया है, ऐसा कुछ भी किया है जिसके लिए उसको स्पेसिफिकली उसके लिए ही किया है आपने, तो उस केस में आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा उस खर्चे को उस मशीन के साथ। समझ लो कि मशीन है 10 लाख की और एयर कंडीशन है 1 लाख का, तो आपका 11 लाख मशीन की कॉस्ट मान ली जाएगी। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो रहता है, या फिर आपका कोई भी एबनॉर्मल लॉस है, कभी भी किसी को लॉस हो सकता है एबनॉर्मल नेचर का, जैसे कोविड हुआ था तो एबनॉर्मल नेचर का लॉस हुआ था लोगों को। ठीक है। रिफंडेबल टैक्स होता है, जैसे जीएसटी हो गया, या फिर आपने बोरो करके लाया पैसे, मतलब इंटरेस्ट हो गया, तो ये सारे के सारे खर्चे आपके पीएल में चले जाते हैं। ठीक है, पीएल के आइटम में चले जाएंगे सारे खर्चे आपके, ये सब अदर कॉस्ट के नाम से। आई होप यहाँ तक समझ में आ जाओगा आपको। तो चलो अपन देख लेते हैं कि अपना पैकिंग कॉस्ट में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो, दो टाइप की पैकिंग होती है, एक प्राइमरी पैकिंग होती है और एक सेकेंडरी पैकिंग होती है। अब आप बोलोगे मैम क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में? तो देखो, आपने कोई प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं अपन, कौन से प्रोडक्ट का एग्जांपल ले? टूथपेस्ट का लेते हैं। टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट करते हो रोज सुबह, टूथपेस्ट किस में रहता है जब आप यूज करते हो? मैम वो ना ऐसे करके एक ट्यूब रहता है, उसमें रहता है टूथपेस्ट। वेरी गुड गाइस। आपने कभी मार्केट में जाके देखा है कि ये ऐसे रहता है क्या? नो मैम, ऐसे थोड़ी ना रहता है, ये ना कार्डबोर्ड के ऐसे डब्बे में रहता है, और फिर ना वो डब्बा जो रहता है ना, उससे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये जो डब्बा है ये क्यों देते हैं बताओ? ताकि ये सेफ रह सके। ये जो डब्बा है वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं, बट दिस इज यूज फॉर प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट। सेफ रहता है, स्टोर करने में हम लोग को इजी होता है। ठीक है, जब अपन स्टोर करोगे अगर आप टूथपेस्ट को, तो टूथपेस्ट को ऐसे ऐसे जमाओगे तो इजीली जम जाएगा, नहीं तो आप ट्यूब रखोगे के ऊपर एक धम 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 नीचे नहीं गिर जाएगा। तो स्टोरेज पर्पस से, पैकिंग पर्पस से, एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से, और सेफ रहता है प्रोडक्ट, ये सारी चीजों की वजह से ये जो हमारा डब्बा है ये होता है सेकेंडरी पैकिंग। और ये जो ट्यूब है जिसको आप रोज टच कर सकते हो वो होता है प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, ये आप डिफरेंस समझे दोनों के बीच में। तो देखो, जब हम लोग प्राइमरी पैकिंग करते हैं तो वो हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है। ठीक है, ये जो ट्यूब का कॉस्ट है वो हमारे प्राइमरी कॉस्ट होगा और वो ट्यूब की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बट जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट रहता है वो हमेशा पीएल में जाता है, बिकॉज इसका दूसरा काम होता है। ये प्रोडक्ट के एकदम जरूरत नहीं, प्रोडक्ट के लिए एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी इंपॉर्टेंट तो है ना, तो दैट इज द रीजन वो पीएल में जाता है। वो इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, और ये एकदम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पेरेंट्स होते, पापा और मम्मा, ये दोनों हमारे लिए एकदम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, एवरी बच्चे की प्राइमरी रिक्वायरमेंट मम्मा पापा होते हैं। बट फैमिली, मतलब जो अदर पीपल रहते हैं फैमिली में, वो और फ्रेंड्स एंड एटमॉस्फेयर, वो सारी चीजें उनकी सेकेंडरी होती है। मतलब ये सबके पास नहीं होती है तो भी सब चल रहा है ना, बट मम्मा पापा तो सबके पास होना ही चाहिए ना। तो दैट इज द रीजन ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है और ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वैसे ही प्राइमरी जो रहता है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है, और जो सेकेंडरी रहता है वो पीएल अकाउंट में चले जाता है। ठीक है, अब डिफर्ड पेमेंट क्या होता है?
देखो इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एज अ कैश प्राइस इक्विवेलेंट, हम लोग को इन्वेंट्री को कैश प्राइस के हिसाब से एंटर करते हैं, और जो भी डिफरेंस रहता है उनके बीच में, जैसे कि परचेस कॉस्ट या फिर हमने जो पे किया उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा उसको अपन पीएल में डाल देते हैं। ठीक है, डिफर्ड मतलब बाद में अगर आप पे करते हो इन्वेंट्री की कॉस्ट, तो उस समय जो आप पे कर रहे हो और जो असली में उसकी कॉस्ट थी, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, पीएल में जाएगा मान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, इसके क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपने कोई रॉ मटेरियल डाला जो जॉइंटली बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकता है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनको अलग होना पड़ता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब हम लोग पेट्रोल बनाते हैं तो कोयला डालना पड़ता है, कोल से ही हमारा एटीएफ बनता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि एरोप्लेन में लगता है। इसी से हमारा केरोसिन लगता है, इसी से हमारा पेट्रोल बनता है, इसी से हमारा डीजल बनता है। तो ये सारी चीजों को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट तो एक ही रॉ मटेरियल की है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमको अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि हमको ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग चीजें चाहिए। तो ये हो गया जॉइंट प्रोडक्ट और ये हो गया सेपरेट। ठीक है, तो यहां तक इसकी जो कॉस्ट है वो जॉइंटली लगती है। ठीक है, बाद में वो अलग हो जाते हैं, तो जब वो अलग होते हैं तो उनकी कॉस्ट अलग हो जाती है, बट जब तक वो साथ में रहते तब तक वो लोग जॉइंट कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले हमने इनपुट डाला यहाँ से कोल का, फिर वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट निकला 4 ठोक, इसमें से जो हमारा केरोसिन है वो हमारे लिए, केरोसिन के बाद भी कुछ कचरा निकलेगा, ये हमारा स्क्रैप, ये हमारा स्क्रैप निकल गया, अलग कचरा जो कोई काम का नहीं है। केरोसिन बनाने के लिए हमने ये सारा तामझाम नहीं किया था, तो केरोसिन हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया। मेन प्रोडक्ट हमारा एटीएफ है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारा हमारा मेन प्रोडक्ट है। केरोसिन हमारा बाय प्रोडक्ट है और कुछ स्क्रैप निकला होगा वो स्क्रैप है। तो जब भी जॉइंट प्रोडक्ट बनता है ये सारे कंपोनेंट आते ही आते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, मौसम्बी का जूस। मौसम्बी का जूस सबने देखा होगा, पिया होगा, गन्ने का जूस, मौसम्बी का जूस, कुछ भी मान लो। जो जूस होता है उस जूस को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मौसम्बी लेनी पड़ती है, उसको मिक्सर में डालना पड़ता है, मिक्स होता है, उसमें मिक्स होने के बाद जूस निकलता है ग्लास में, और एक कचरा निकलने का अलग रहता है ना, उसमें कचरा निकलता है। तो ये कचरा क्या है, दिस कचरा इज मे बी कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट, मे बी कॉल्ड एज स्क्रैप। अगर आप इसको कोई यूज नहीं करोगे तो वो स्क्रैप हो जाएगा, अगर आप इसको यूजेबल बना दोगे तो वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते, गन्ने का जूस का जो छिलका रहता है और जो निकलता है वो सब गाय खाती है। ठीक है, तो हम लोग उसको बाय प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। बट भाई अगर मौसम्बी का लेते तो कोई नहीं खाता उसको, बिकॉज वो कड़वा होता है टेस्ट में, तो वो स्क्रैप हो गया। ठीक है, बट जो जूस है वो तो हमारा मेन है ना, कि आप गाय को खिलाने के लिए कचरा, शुगर केन का कचरा चाहिए था, दैट इज द रीजन कि आपने क्या निकाला, जूस। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, स्क्रैप क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते अपन इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इसका अकाउंटिंग हमेशा मटेरियलिटी के ऊपर होता है, मतलब जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से होगा। इफ बाय प्रोडक्ट इज मटेरियल, अगर आपको लग रहा है कि बाय प्रोडक्ट जो है मैं गाय को खिला सकता हूँ, या मैं इसको फर्दर प्रोसेस कर सकता हूँ, या कोई भी रीजन से आप उसको यूज कर सकते हो, तो उस केस में आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको लगता है कि अरे यार इससे तो कुछ नहीं होने वाला, कचरे में बिकेगा ये तो, या फिर कचरे में नहीं भी बिकेगा और कचरा ही है एकदम, और उसमें कोई भी पैसा रिलायजेबल नहीं होने वाला, अगर मिल जाता है पैसा तो लिख लो, नहीं मिलता तो क्या कर सकते, मत लिखो। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देखना पड़ता है आपको कि क्या ये प्रोडक्ट यूजेबल है, नहीं है, क्या ऐसे पैसा आएगा, सिग्निफिकेंट पैसा आएगा, इनसिग्निफिकेंट पैसा आएगा, देखना पड़ता है आपको। ठीक है, जो भी स्क्रैप से आपको पैसे मिलते हैं उसको आपको टोटल प्रोडक्शन से माइनस करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब एनआरवी कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था सेल की, अगर आपने कोई चीज को 200 में, तो 200 लिखो। उस 200 को पाने के लिए आपने क्या खर्चा किया, मैम 10 रुपए एडवर्टाइजमेंट किया और 5 रुपए सेल्समैन को दिया। ठीक है, और 5 रुपए का हमने टीवी में ऐड दिया, तो टोटल कितना हुआ 180।
तो ये आपकी एनआरवी होगी 180 ना कि 200। 180 होगी, हमेशा याद रखना। सेलिंग कॉस्ट को हमेशा माइनस करते हैं, तो 180 पर यूनिट होगा ना। ठीक, इसमें ध्यान देने वाली कौन सी बातें हैं? फर्स्ट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यू टू एनआरवी वैल्यूएशन इज एन एक्सेप्शनल केस। अगर आप समझ लो सैंपल्स बांट दिए, मार्केटिंग करते करते आपने क्या किया, सैंपल बांट दिया अपनी इन्वेंट्री का, तो उससे क्या हुआ कि आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, तो ये एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है। हर बैलेंस शीट के लिए हमको हमेशा अलग अलग एनआरवी निकालना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप पिछले साल के एनआरवी इस बार यूज कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। हर साल एक एक बार एनआरवी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एनआरवी अगर बढ़ जाती है तो देन अगर आपकी एनआरवी बढ़ जाती है तो रिवर्सल करना पड़ेगा आपको, बट ध्यान रखना कि वो कॉस्ट से ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो अगर आपने ये लिया है तो कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम में आता है ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स, ध्यान से देखना। कॉस्ट थी आपकी कांस्टेंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख, एनआरवी आपकी चेंज हुई, तो वैल्यूएशन में क्या लोगे मैम, विच एवर इज लोअर, दिस इज लोअर 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 लोअर। तो देख सकते हो आप, हमारा आंसर बिल्कुल मैच हुआ है सब कुछ, और जो डिफरेंस है इनके बीच का उसको आपको पीएल में काउंट फॉर करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्रिस्टल, कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, इस साल में हम लोग को डिफरेंस लेना पड़ेगा 20,000 का, बिकॉज इनका डिफरेंस ये है। फिर आगे से हम लोग सिर्फ एनआरवी का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो, बीच में जो डिफरेंस है वो, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी राइज होता है वैल्यू में, तो राइज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आप कॉस्ट ओनली, मतलब कॉस्ट तक ही ले सकते हो, फॉल जो रहेगा वो इन्वेंट्री तक ही ले सकते हो, उसकी वैल्यू तक। ठीक, देखो फॉर्मूला देखते कॉस्ट का। सबसे पहले कॉस्ट फॉर्मूला, सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल यूनिट। अगर आप कोई भी यूनिट को चेंज कर सकते हो और एक जैसे ही आपके सारे यूनिट्स, जैसे कि मैम इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, बैच कॉस्टिंग में रहता है, जैसे कि पेंसिल बनाना है, तो पेंसिल अगर आप एक ही ब्रांड की पेंसिल बनाते हो, आप समझ लो अप्सरा हो, तो आप एक ही वेरिएंट बनाते हो अगर, तो अप्सरा में आप सेम सेम बनाओगे तो सेम वुड आएगा, सेम लेड आएगा, सेम पेंट आएगा, फिर सेम मशीनरी आएगा, तो वो सिमिलर और इंटरचेंजेबल है। आप एक पेंसिल से दूसरी पेंसिल को चेंज कर सकते हो, तो उस केस में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच में जा सकते हो, जिसमें आपको फीफो या वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में जा सकते हो, जिसमें आपको रिटेल प्राइस या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, रिटेल कॉस्ट क्या होता है मैम, रिटेल में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ग्रॉस मार्जिन माइनस करना पड़ता है सेल्स प्राइस में, बाकी पूरा सेम। ठीक है, मतलब आपको जो भी सेल हुआ है उसमें से आप अपना प्रॉफिट माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो रिटेल होता है। ठीक, तो आप रिटेल और स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो, और इन केस ऑफ हिस्टोरिकल आप फीफो और वेटेड यूज कर सकते हो। बट अगर आपकी केक शॉप है जिसमें आप सारे केक अलग अलग बनाते हो, कस्टमाइज केक बनाते हो, डॉल केक बनाते हो, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट ऑफ केक आते हैं, वो सब बनाते हो, तो आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर केक अपने आप में अलग है, तो अलग अलग केक है तो अलग अलग एग्जाम्पल, मतलब अलग अलग, सॉरी अलग अलग आपको रेट लगाना पड़ेगा उनके ऊपर, तो उनका मेथड भी अलग होगा। ठीक है, इसलिए उनके में लगता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें एग्जाम्पल भी है ज्वेलरी का, क्योंकि अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज बनवाते हैं लोग, जैसे ईयरिंग हो गया, वॉच हो गया, नेक पीस हो गया, बैंगल्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। डिस्क्लोजर क्या देना है, डिस्क्लोजर ये देना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का कौन सा फॉर्मूला आपने अडॉप्ट किया है, जो कि अपने अभी अभी जस्ट डिस्कस किए हैं, बहुत सारा स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिटेल मेथड, फीफो, वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तो वो उनमें से आप कौन सा लियो। कैरिंग अमाउंट क्या लियो इन्वेंट्री का, फिनिश गुड्स का क्या प्राइस था, WIP का क्या था, रॉ मटेरियल का क्या था, स्टॉक इन ट्रेड क्या है, लूज टूल्स कितना है, सबको टोटल करके बताओगे। इसमें कोई भी कार्व नहीं है, कार्व मतलब IFRS एंड AS आर अग्रीइंग विथ सेम, मतलब सेम है दोनों,
तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जब कोई चेंज नहीं है तब कोई कार्व नहीं होते हैं। मैंने आपको डे 1 में बता दिया था कार्व इन कार्व आउट क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो को तो जाके प्लीज बेसिक वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है। देन इन्वेंट्री हेल्ड फॉर प्लेस सिक्योरिटी अगर कुछ है तो आपको बताना है। एनआरवी पे अगर आपने वैल्यू किया है तो आपको वो भी बताना है। और अदर डिस्क्लोजर अगर आपको लग रहा है कुछ जरूरी बताने की बात है तो मुझे तो बिल्कुल बता सकते हो। क्लियर हुआ? चलो, ये नोट्स के लिए तो आपका है बहुत सारा थैंक यू, बट अभी हम लोग स्टडी मैट में चलते हैं। तो गाइज आप लोग अपनी मैट खोल लीजिए। मैट में एएस वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री गिवन है, वहां पर आ जाइए। तो अपन एक बार स्टडी मैट से गो थ्रू कर लेते हैं। पेज नंबर 8 है, ठीक है। सबसे पहले देखो बुक में ऑब्जेक्टिव क्या गिवन है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कंप्यूट कर सके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि अपन बैलेंस शीट डेट में दिखा सके, ठीक है। ये वाला एएस कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आपका कोई गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अपना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो अगर आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो तो वहां पर तो आपका A7 एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे सेपरेटली अपन को मेंशन्ड है। तो अगर आपका कोई आपको ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस होगा, तो वो वाला सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस ये जाता है AS7 में, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। देन वर्क इन प्रोग्रेस अराइज फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इनकम्प्लीट कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो गाइस अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो तो वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वो सर्विस के ऊपर है ना आपका। आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की थी उसका वर्क इन प्रोग्रेस है। सो सर्विस वाला वर्क इन प्रोग्रेस हमारे इन्वेंट्री पे नहीं आता, तो AS2 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है कि कौन सी चीज है जो कि एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, जैसे कि हो गया आपका स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि इन लोग के लिए सेपरेट है अपने पास एएस। जिस चीज के लिए हमारे पास सेपरेट एएस बनना हुआ है तो हम यहाँ पर क्यों कंसीडर करें उसको, तो हम लोग यहाँ पर उसको नहीं करते। अगर आपके पास कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सब चीजें है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, दूध, दही, ये सब चीजें, तो वो सब मिनरल ऑयल्स है, ओर्स है, गैसेस है, तो ये सारी चीजें के लिए हम लोग को हमेशा कौन सा मेथड फॉलो करना है, एनआरवी, ठीक है। लाइफ स्टॉक की वैल्यू होती, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट, मिनरल ऑयल्स, ओर्स, गैस, हमेशा एनआरवी मेथड फॉलो होता है इनके लिए, कॉस्ट नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेंट्री वाला किस पे इंक्लूड होता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करोगे तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो इसमें प्रोडक्शन करो उसके बाद आप उसको सेल कर सको, ताकि, क्योंकि नॉर्मली अपन सेल करने के लिए सारी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल बिल्कुल होता है। देन अगर आपका कोई भी मटेरियल या फिर सप्लाईज है जो कि कंज्यूम्ड हो जा रहा है, मतलब मैम नहीं समझ में आ रहा है, समझ लो गाइस आपने फर्नीचर बनाया, आपका फिनिश गुड्स फर्नीचर बनाया, और फर्नीचर में आपने बनाया टेबल। टेबल को जब बना रहे थे ना तो फेविकोल की जरूरत पड़ी आपको, फेविकोल की जरूरत पड़ी। अभी फेविकोल आपको टेबल में कहाँ दिख रहा है मुझे बताओ, कहीं दिख रहा है फेविकोल आपको? नो मैम, हमको सिर्फ वुड और वो सनमाइका दिख रहा है, प्लाई दिख रहा है, बट हमको मैम ये फेविकोल नहीं दिख रहा है। क्योंकि गाइस फेविकोल जो है वो कंज्यूमेबल है, वो लग गया तो लग गया, वो दिखेगा नहीं आपको, वो कंज्यूमेबल में आ जाता है। तो ये कंज्यूमेबल वाली चीज जो रहेगी वो भी इन्वेंट्री में आती है। उसके बाद अगर कोई मशीनरी है वो बिल्कुल भी इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, जो कि हेल्ड फॉर सेल हो, कि आप मशीनरी को हर वक्त बेचने के मूड में रहते हो। नो मैम, हम तो उसको यूज करने के मूड में रहते हैं, तो दैट इज द रीजन कि आप यहाँ पर उसको नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। स्पेयर पार्ट्स जो रहते हैं एंड जो सर्विसिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं उसको क्या क्या करना है। देखो, अगर कोई गुड्स है जो आप परचेज किए हो या फिर कोई हेल्ड फॉर रीसेल है तो आप उनको इंक्लूड करोगे इन्वेंट्री में। अगर कोई भी इन्वेंट्री जो कि फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो सारी चीजें भी आपकी इन्वेंट्री का पार्ट में आएगा, ठीक है।
इन्वेंट्री में क्या नहीं आएगा अगर वो स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई इक्विपमेंट है और वो पीपीई में आ रहा है, मतलब AS10 में जो पीपीई होता है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में, अगर उसके डेफिनेशन में ये आ रहा है तो उस केस में इन्वेंट्री पे नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो वहां जा रहा है। अगर कोई कहीं और जाते रहेगा तो वो यहाँ कैसे आएगा, वो AS10 में अगर जा रहा है तो वो यहाँ नहीं आ सकता, तो उसको हम लोग वहां डाल देंगे, ठीक है। तो वो AS2 में नहीं आएगा, वो AS10 का चीज है। फिर मशीनरी स्पेयर्स नॉट स्पेसिफाइड टू द पर्टिकुलर आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपका कोई मशीनरी है जो पर्टिकुलरली आप नहीं बता सकते कि किसके बदले में लगने वाला है, तो उसको हम लोग इन्वेंट्री मान लेते हैं और उसको PL में लेके जाएंगे और माना जाएगा कि ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम करते हैं, ठीक है। अब अपन लोअर लेते हैं NRV और कॉस्ट का, तो कैसे लेते बता रही हूँ मैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक बार और कर लेंगे ना तो लर्न हो जाएगा अपन को चीजें, ठीक है। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इन्वेंट्री का कॉस्ट लेते हैं, NRV लेते हैं, कंपेयर करेंगे, जो भी कम रहेगा उसको ले लेंगे लोअर, ठीक। मैम इन्वेंट्री में क्या क्या लेंगे, परचेज लोगे, कन्वर्जन लोगे, अदर कॉस्ट लोगे, जो कि वहां तक लाने के लिए पड़ा है, जैसे कि मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में बताया था, फ्रेट, रिक्शा भाड़ा का खर्चा जो होता है वो फ्रेट, और क्या होता है ड्यूटीज, टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल होते हैं, ड्यूटीज हो गया ना, देखो यहाँ पे दिया भी होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस को लेस करते हैं, देखो फ्रेट दिया है, एक्सपेंसेस दिया है, ड्यूटीज दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग अपने नोट से अच्छे से पढ़े थे ना, वही वाला मानना आप, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था फिक्स प्रोडक्शन, वेरिएबल और जॉइंट प्रोडक्ट, तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये आप वहां से देखिए, मैं मान रही हूँ अच्छे से, ठीक है। इन्वेंट्री में क्या एक्सक्लूड करते हैं पढ़ा था, एबनॉर्मल अमाउंट को माइनस कर मतलब एक्सक्लूड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड को, इंटरेस्ट को और स्टोरेज कॉस्ट को, ये उस इंक्लूड नहीं करते हैं, ये होता है एक्सक्लूड, ठीक है। स्पेसिफिक वाला मेथड होता है, फीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है, स्टैंडर्ड होता है और रीसेल रिटेल मेथड होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। रिलायजेबल मेथड होता है, ये भी अपन डिटेल में किए हैं डिस्कस। डिस्क्लोजर क्या देना है ये भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप गाइस आपको बहुत मजा आता होगा मेरे साथ पढ़ने में, जिसमें हम अपने नोट्स से प्लस मैथ से दोनों से पढ़ते हैं।